Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आज कोई खास दिन नहीं है तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कौन सा हाई कोर्ट के अंदर आता है? हमारे ऑप्शंस हैं केरला हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, ओडिशा हाई कोर्ट या फिर मद्रास हाई कोर्ट। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, केरला हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं हम। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने प्रपोजल दिया है कि वो केरला हाई कोर्ट से कर्नाटका हाई कोर्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं। और आर्टिकल 241 है, वो हमें हमारी जो पार्लियामेंट है उसको पावर देता है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी को किसी भी हाई कोर्ट के अंदर की जुरिडिक्शन के अंदर भेज सकता है। तो इस प्रोसेस और क्या खास बात है, मलयालम एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लक्षद्वीप और केरला दोनों के अंदर रिटन में यूज़ की जाती है और बोली भी जाती है बड़े पैमाने पर। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है और ये आइसलैंड्स हैं जो लक्षद्वीप का नाम देते हैं जिन्हें। इन सभी आइसलैंड्स को मिलकर लक्षद्वीप बनता है और कावरत्ती इसकी कैपिटल है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समर सोलिसिट्स, ये इनके रेफरेंस में हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हमारा सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है तो उस टाइम पे समर सोलिसाइट्स देखने को मिलता है। समर सोलिसाइट्स है, ये इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा दिन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समर सोलिस्टिट्स होते हैं, उसमें दिन है वो सबसे लंबा देखने को मिलता है और जो रात है वो सबसे छोटी देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सन की लाइट आती है तब। फिर स्प्रिंग या फिर फॉल इक्विनोक्स क्या है, उस टाइम पे डे और नाइट है वो दोनों ही बराबर हो जाती हैं। यहाँ पे अगर इक्वेटर के ऊपर लाइट आती है तो सनलाइट देखने को मिलती है। तो फिर विंटर सोलिस्टिट्स कब आता है? जब सबसे छोटा दिन होता है और जो रात है वो बड़ी हो जाती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर लाइट डलती है। यही बात इसके अंदर भी बताई गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। जब डायरेक्टली सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। और समर सीजन के इसकी वजह से हमें सिग्नल भी मिलता है कि दो सीज़न आने वाले हैं, एक समर सीजन है और दूसरा है विंटर सीजन। जो समर सीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि विंटर सीजन है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा। और ये एक्टिविटी है वो ईयर के अंदर दो बार प्लेस करती हैं, दो बार आती हैं। समर सोलिस्टिट्स हैं और विंटर सोलिस्टिट्स हैं, ये इसके नाम दिए गए हैं। इस टाइम पे अर्थ है वो एक पॉइंट की तरफ टिल्ट हुई होती है ग्रेटेस्ट एंगल के ऊपर अपने ऑर्बिट में। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है वो सनलाइट है उसको ज़्यादा मिलती है और दूसरे को कम देखने को मिलती है। और समर सोलिस्टिट्स के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्टली टिप्ड होता है किसके टुवर्ड्स, जो हमारा सन है उसके टुवर्ड्स। और साउथ पोल है वो काफ़ी दूर हो जाता है सन से, वो लंबे समय के लिए देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर है, जबकि जो प्लेस जो इक्वेटर के साउथ में होते हैं उनके ऊपर सिर्फ कुछ घंटे के लिए सनलाइट देखने को मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, ये रिसेंटली में न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये किससे रिलेटेड है? कोविड-19 पेशेंट्स की जो गुजरात स्टेट के अंदर है। और इसका एम है कि इसका एम रखा गया है अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस और प्रमोट करने के लिए डिफेंस के एक्सपोर्ट को। या फिर इसके अंदर लिस्ट है प्रोडक्ट्स की जो कि रिसोर्स, इसके अंदर लिस्टेड है प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज एथेनॉल बनाने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए। या फिर इसके अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट जनरेट की जाती है कोविड-19। या फिर ये किससे रिलेटेड है? ई वेस्ट की मैनेजमेंट से रिलेटेड है जो कि कोविड-19 के टाइम पे जनरेट हुए हैं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेकेंड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट अभी भी लॉन्च की गई है, उसके अंदर 108 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और इसकी वजह से बूस्ट किया जाएगा जो हमारा इंडिजनाइजेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाएगा इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और इसके दो ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, एक तो सेल्फ रिलायंस इंडिया और प्रमोट करने के लिए जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको। 108 आइटम्स हैं उनको प्रोक्योर किया जाएगा इंडिजिनियस सोर्सेज के द्वारा और प्रोवाइड करवाई जाएगी डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसीजर, जिसे हम
किसके प्रोविजंस के साथ में? डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसीजर डैप 2020 के द्वारा। और इसके अंदर कंप्राइजेस किया जाएगा, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सेंसर्स हैं, स्टिमुलेटर हैं, वेपन्स हैं, एम्यूनेशंस हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेटर्स हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है, कंट्रोल सिस्टम है, टैंक सिस्टम है, टैंक वेपन्स हैं, टैंक इंजन्स हैं, मीडियम पावर रेडार है माउंटेन्स के लिए, या फिर MRSAM वेपन सिस्टम है। और इसी तरह के और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाएगा। और ये प्लान रखा गया है दिसंबर 2021 से 25 तक। अगला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग? डीलिमिटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट है उसको वो इनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद में। और पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, पहली बार ये एक्सरसाइज की गई थी 1950 से 51 के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें ये बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों ही। डिलिमिटेशन है उसके अंदर फिक्स किया जाता है बाउंड्रीज को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, जैसे कि असेंबली और लोकसभा सीट्स के लिए कंट्री के अंदर। और इसके अंदर प्रोविजंस हैं, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो इंडिपेंडेंट और हाई पावर्ड पैनल के द्वारा की जाती है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। और इसका ऑर्डर है वो फोर्स होता है लॉ के द्वारा, और इसे कोई भी किसी भी हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बी हेल्दी बी मोबाइल BHBM इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेट कर रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ सकते हैं ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होगा। मोस्टली इसके आंसर हेल्थ से रिलेटेड आंसर हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसका आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। इसको देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है? लॉन्च किया है एक ऐप है जिसे WHO M योगा ऐप बुलाते हैं, जिसके बारे में हमने कल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इसके अंदर 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसके ऊपर एड्रेस किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, इस ओकेशन के ऊपर इसे लॉन्च किया गया है। M योगा ऐप है वो प्रोवाइड करवाएगी काफ़ी सारी वीडियोज़ ताकि योगा की ट्रेनिंग दी जा सके और इसके लिए रिलेटेड योगा को कॉमन प्रैक्टिस बनाया जा सके। ये किसके ऊपर बेस होगी? ये प्रैक्टिस है कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंदर, और इसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के अंदर ये वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनका ये जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि मिड 2029 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और इसके अंदर मोबाइल योगा को फोकस किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट है बी हेल्दी बी मोबाइल। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमारा 3rd गोल है, किससे रिलेटेड? जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जिसे बुला सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है जो, उसके अंदर यूनिवर्सल हेल्थ की कवरेज की जानी चाहिए करने के लिए 2030 तक ये हमारा टारगेट रखा गया है। और ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसे लीड किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसके अंदर सपोर्ट किया जा रहा है ताकि स्केल अप किया जा सके मोबाइल हेल्थ को, M हेल्थ बोला जा सकते हैं जिसे हम, इस टेक्नोलॉजी को किसके अंदर जो हमारा स्कोप है, जो हमारा नेशनल हेल्थ सिस्टम है कॉम्बैट करने के लिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसे हम जैसे कि कैंसर है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलती है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो डायरेक्टली फैल जाते हैं, जैसे कि कोविड-19 संपर्क में आने से फैल जाते हैं, जैसे कि कोविड-19 हमारा जो जनरली खांसी जुकाम होता है वो भी संपर्क में आने से फैल जाता है। और ये सेटअप किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसके साथ में मिलकर? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ITU, इसे 2012 के अंदर स्टार्ट किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे निक्सी बुलाया जाता है इन शॉर्ट। ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड किसके अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। या फिर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, ये फिर एक स्टेट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा, या फिर ये एक रेगुलेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा
ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक NGO है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। निक्सी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेक्शन जो 8 है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि 2003 से ही काम कर रहा है ताकि इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडियन सिटीजन्स तक पहुंचाया जा सके। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू? इंटरनेट एक्सचेंज, ताकि इंटरनेट डाटा है उसे एक्सचेंज किया जा सके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू, और डेटा सेंटर्स, और साथ ही साथ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के द्वारा। इसके अंदर रजिस्ट्री, मैनेजिंग और ऑपरेशन किया जाता है कंट्री कोड के डोमेन के साथ में। भारत IDN जिसे हम बुलाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। और फिर क्या है इसका? इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, जिसे IRINN बुलाते हैं। इसके अंदर मैनेज किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को। फिर अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग एनर्जी कॉम्पैक्ट। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो इस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, हमें ये बताना है। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, या फिर ये UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, या फिर इसका एम रखा गया है डेवलप करना एनर्जी को लोकल सेक्टर के अंदर, कोल सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर, या फिर इसके अंदर अचीव किया जाएगा अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, जिसे कि SDG 7 के अंदर बताया गया है, जो कि SDG 7 हमारा 2030 तक का टारगेट रखा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा D। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मिनिस्टर कौन है? RK सिंह। इन्होंने रिसेंटली कहा है कि हमारे पास सिर्फ 10 साल बचे हैं, हमारे पास 10 साल हैं SDG 7 को अचीव करने के लिए, वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, जिनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है SDG 7। हमें इसे अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की ज़रूरत है, और इसके अंदर इनोवेटिव वेज हैं एक्सपेंड करने के लिए, एनर्जी एक्सेस प्रमोट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, और इंक्रीज़ करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी काम करना होगा हमें। और इसके अंदर और भी क्या क्या इन्फॉर्म किया गया है, इसके अंदर जो हमारे एनर्जी कॉम्पैक्ट्स हैं, जो कि हमारा टारगेट है 450 गीगावाट्स का 2030 तक इसकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की, और जिसके अंदर फोकस किया जाएगा कौन कौन सी चीज़ों से। इसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन किसके साथ में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में। एनर्जी कॉम्पैक्ट एक वॉलंटरी कमिटमेंट है। इसके अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि कंपनीज, रीजनल लोकल गवर्नमेंट्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और एनर्जी है वो की अचीवमेंट है एजेंडा का 2030 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, जो कि किसके साथ में? और पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, उसके साथ में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 223, ये किसके साथ में एसोसिएटेड है? किसके अपॉइंटमेंट के साथ में एसोसिएटेड है? अगर आप इस पिक्चर में इस पिक्चर के व्यक्ति को जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रिलेटेड है, या फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, या फिर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C। नाथ भंडारी हैं, इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है हाई कोर्ट के अंदर, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा है आर्टिकल, तो इसकी वजह से हमें देखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके पास ये एक्सरसाइज करने की पावर है कि वो आर्टिकल 223 के अंदर अपॉइंटमेंट कर सके एक्टिंग चीफ जस्टिस का। रिसेंटली क्या हुआ है, जो श्री जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं, उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकता है जज को, किसको? हाई कोर्ट के जज को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। कब? अगर अगर चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो वेकेंट हो हाई कोर्ट के अंदर, या फिर चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के अंदर वो टेम्परेरीली एबसेंट हो,
या फिर चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो अनेबल हों कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे जो हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वो अपॉइंट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, ये पब्लिश की गई है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल, UNHRC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है, रिपोर्ट रिलीज की गई है। चलिए देख लेते हैं इसको। सुसाइड, सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है ये क्या है। सुसाइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति है वो हर चीज़ से हार गया होता है और फिर वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। ये सुसाइड डिफाइन किया जाता है डेथ होना किसकी वजह से? सेल्फ डायरेक्टेड इंजरीज की वजह से, इंजूरियस बिहेवियर की वजह से, जिसके अंदर वो एक व्यक्ति इंटेंट करता है मरने की, उसके बिहेवियर की वजह से। रिसेंटली रिपोर्ट है वो जिसका टाइटल सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019, जिसे पब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ग्लोबल एज स्टैंडर्डाइज सुसाइड रेट की बात करें तो हमारी 9.0% मिलती है किसके ऊपर? 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 2019 के अकॉर्डिंग। इंडिया है वो हाईएस्ट नंबर, हम यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप में कौन है? 27% के साथ में रशिया है, और फिर हमारी कंट्री है 17% के साथ में इंडिया है। जापान है 14% के साथ में, और USA भी 14% के साथ में। साउथ अफ्रीका है वो 13% के साथ में। फ्रांस है, बाकी सब आप देख लेना, ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है। हमारी टॉप पोजीशन और हमारी पोजीशन जानना ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है क्या? कुर्लोई ए, ये नॉर्थ माइन है, कहाँ पे लोकेटेड है ये? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, केरला में, मणिपुर में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। रिसेंटली इसका ऑक्शन किया गया है तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में। तो चलिए देख लेते हैं इसको। कुरालोई नॉर्थ माइंस है, ये रिसेंटली सक्सेसफुल ऑक्शन की गई हैं किसके साथ में? वेदांता लिमिटेड के साथ में। पहले ट्रेंच ऑफ ऑक्शन जिसके अंदर इसके अंदर कौन सा एक्ट इससे रिलेटेड है? माइंस एंड मिनरल्स, जिसे डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 है, मिनिस्ट्री ऑफ। और कुर्लोई है ये ओडिशा के अंदर लोकेटेड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना था, और मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है। विदर्भ टाइगर कॉरिडोर्स, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, केरला है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रेडियो टेलीमेट्री है उसको डेवलप किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कॉरिडोर्स का टाइगर जो विदर्भ लैंडस्केप के अंदर हैं, और ट्रैक किया जा सके उनकी एक्चुअल मूवमेंट को। और इसके अंदर इस स्टडी के अंदर इंडिकेट किया गया है कि एनिमल हैं वो मूव कर रहे हैं, जो पहले प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता था उससे बाहर वो मूव कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर्स हैं और वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, इन्होंने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है। और विद 331 टाइगर्स हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर, जो कि 26,775 के स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें से 84,202 किलोमीटर्स के अंदर जहाँ पे रोड्स बने हुए हैं, और इसके साथ में साथ इरिगेशन कैनाल और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं इस एरिया के अंदर। इसकी वजह से जो मैन और टाइगर का या फिर मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हम बोल सकते हैं, ये बढ़ता जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये प्रोजेक्ट है 2017 से 20 के बीच में चलाया गया है। इसके अंदर रेडियो सिग्नल्स को यूज़ किया गया है ताकि और आइडेंटिफाई किया गया है 37,067 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर टाइगर कॉरिडोर्स को। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आज देना है। तो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नेशनल पार्क्स हैं जो आसाम के अंदर लोकेटेड हैं? तुम्हारे ऑप्शन हैं मानस, ओरंग, रायनोमा, डिब्रू सिखाओ। तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, या फिर ये सभी के सभी। तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिए। इससे पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस चल रही है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।